जेई एडवांस में बायोलॉजी कहाँ है जोगिंदर? यू कैन स्पीक, आप लोग बात कर सकते हैं मुझसे। मैथ्स का लिंक आप जहां से आपने बायोलॉजी ज्वाइन किया है वही के उसी लिंक के ऊपर मैथ्स का भी लिंक है। ज्वाइन दैट लिंक इफ यू आर फॉर जेई बैच। सेम इस पे जाओ, ठीक है? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, हो जाता है कभी कभी, ठीक है? फाइन, देन वी शैल स्टार्ट। पीपल पे अटेंशन, डू नॉट लीव द क्लास इन बिटवीन। ओके, सो मियोसिस, पहले मुझे कौन बताएगा कि कौन से सेल्स है जो मियोसिस को करते हैं या अंडरगो होते हैं? विच सेल्स विल अंडरगो मियोसिस? ये मैंने हर क्लास में बताया है, इस क्लास में भी फिर से वही पूछ रही हूँ। दो प्रकार के सेल होते हैं बॉडी में। एक प्रकार का सेल है जो माइटोसिस करेगा और दूसरा प्रकार का सेल है जो मियोसिस करेगा। अब कौन आंसर करेगा कि कौन मियोसिस करता है? पढ़ो स्लाइड को। नो वन। हाँ साक्षी, वेरी गुड। उसका और एक नाम है, कैन आई से दिस? यस रोहन, वेरी गुड वेरी गुड। सो जर्म सेल भी उसको कहते हैं। एंड असल में जर्म सेल खुद ही क्या है? एक डिप्लॉइड सेल है। दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रखने वाली सेल है, डिप्लॉइड सेल है। ये क्या करेगी? ये पहली बार एक डिवीजन करेगी एंड दो हैप्लॉइड डॉटर्स को कराएगी। मतलब मियोसिस को हम दो हिस्से में पढ़ेंगे। पहला हिस्सा जिसको हम कहते हैं मियोसिस वन, एंड जब ये दो डॉटर हैप्लॉइड सेल्स क्या करती है, आगे जाके फिर से डिवाइड होके और दो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनाएंगी, जिससे हमको इन टोटल चार डॉटर सेल्स मिलेंगे। और ये वाला जो होगा इसको हम कहेंगे मियोसिस टू। करेक्ट? दो मियोसिस में हम पढ़ने वाले हैं पूरा ये एम फेस। एंड मियोसिस में जब भी जर्म सेल एंटर करता है, मतलब इसने अपना क्या क्या कर रखा है? इसने अपना पूरा इंटरफेस कर रखा है। जीवन हो गया है, एस फेस हो गया है, एस फेस में डीएनए का कंटेंट डबल हो गया है, G2 हो गया है। उसके बाद अब आ रहा है मियोसिस वन। सो मियोसिस वन की जो हम फेजेस देखेंगे, दोज आर सेम लाइक योर माइटोसिस। प्रोफेज है, मेटा एनाटिलो, फिर से प्रो मेटा एनाटिलो। तो जो मियोसिस टू है, मियोसिस टू इज जस्ट लाइक योर माइटोसिस, बट मियोसिस वन इज लिटिल बिट यूनिक एंड डिफरेंट, क्योंकि आगे जाके आपको पता चलेगा एक्चुअल क्रोमोसोम का जो रिडक्शन है। हम कहते हैं ना कि मियोसिस क्या है? एक रिडक्शन डिवीजन है। तो अगर मियोसिस दो डिवीजन में कंप्लीट होता है तो दोनों में से ऐसा कौन सा डिवीजन है जहां पे क्रोमोसोम एक्चुअल में घटेगा? वो है मियोसिस वन, क्योंकि उसके बाद का जो डिवीजन है वो सिंपली माइटोसिस जैसा है। हैप्लॉइड सेल को ही वो फिर से दो हैप्लॉइड सेल में ला रहा है। इसमें कोई विशेषता है नहीं, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो बड़ी बात कहाँ है? वो है एक तो प्रोफेज में और दूसरी एनाफेज वन में। सो मूविंग टूवर्ड्स प्रोफेज वन की होता क्या है? मुझे पता है आप सब लोगों ने ये क्लास में पहले भी कर रखा है। थोड़ा बहुत बोरिंग लगता है बट जरूरी है, क्योंकि नीट के क्वेश्चन, स्पेशली कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही फेजेस से उठा के बनते हैं कि कौन से फेज में कौन सा इवेंट हो रहा है। तो यहाँ पे इस सारे इवेंट का मैंने डायग्राम भी देख रखा है, बट बिफोर दैट मैं अपने हिसाब से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे ये फेजेस को आप याद रख सकते हो। तो yes, here I have two pens with me. So we are beginning with प्रोफेज वन। ठीक है, प्रोफेज वन से शुरुआत करते हैं बच्चों। तो आपको 5 फेज में से सबसे पहला फेज जो मिलेगा वो होगा लेप्टोटीन। लेप्टोटीन का मतलब होता है कुछ भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो कंडेंसेशन में स्टार्ट होने लग गया है। मतलब जो लूज क्रोमैटिन था वो अब क्रोमोसोम वाले शेप में आने लग गया है। दैट मीन्स कंडेंसेशन जो है वो शुरू हो चुकी है। कंडेंसेशन खत्म होते होते ही क्या हो जाएगा? सेल के अंदर जो न्यूक्लियस में सारे इधर गिधर वो बिखरे पड़े थे क्रोमोसोम, वो अपने अपने जोड़ियों को ढूंढने लग जाएंगे। तो जाइगोटिन में क्या होता है? एक दूसरे क्रोमोसोम को हम ढूंढने लगे। ये मैं आपको वीडियो के थ्रू भी बताऊंगी, आपको तभी भी और ज्यादा क्लियर विजुअल आ जाएगा कि एक्चुअली सेल में होता कैसा है। ठीक है ना? तो जाइगोटीन में क्या हो रहा है अभी? दोनों पेयर्स जो है या फिर दोनों जोड़ियां जो है होमोलोगस क्रोमोसोम की, अपने अपने पार्टनर को लेके आके एक दूसरे के साथ पैर करेगी, मतलब जोड़ियां बनेगी। हमारे पास कितनी जोड़ियां हैं? वी हैव 23 पेयर्स।
तो हम जब लेप्टोटीन जाइगोटीन को स्टेज को देखेंगे ना, तो हम देख सकते हैं कि सारी जो 23 जोड़ियां हैं कुछ ऐसे अपने पार्टनर के साथ जुड़ी हुई है. सो दिस इज मेनली क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 2 एंड सो ऑन. तो अब क्या हुआ, सिर्फ सिनेप्सिस हुआ है, पेयरिंग हुआ है. इसी पेयरिंग को हम कहते हैं सिनेप्सिस. एंड पेयरिंग के दौरान जो एक दूसरे के बीच में आते हैं, मतलब एक दूसरे के संपर्क में जो आते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. ओके, तो जाइगोटीन में क्या हो गया, 3 चीजें होंगी. जाइगोटीन में होगा पेयरिंग, या जिसको हम कहते हैं सिनेप्सिस. दूसरा चीज होगा सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन. एंड बिकॉज पेयरिंग हुआ है, ताकि ये जोड़ियां में आए हैं, इसके वजह से अब हम इनको क्या नाम देंगे. अगर आप देखोगे डायग्राम में, यू कैन सी ये दोनों क्या है, बहनें हैं. हमने कहा था, याद है, सिस्टर क्रोमैटिड्स. ये दोनों कौन है, ये दोनों भी बहनें हैं. तो जब ये दोनों बहनें और ये दोनों बहनें एक साथ आती है, उस वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टेट्राड. सो टेट्राड इज समवेयर जहां पे दो स्ट्रक्चर्स एक. गुड मॉर्निंग मैम. कौन है ये, कौन हो? मैम इट्स मी शुभम. हाँ, हाय शुभम. So yes, we were discussing about the zygote stage. रुको, अभी बात मत करो. Let me complete this and then आपके जो भी डाउट्स है we'll solve that. Okay. तो ये बता रही थी कि जाइगोटीन स्टेज में होने वाले हैं 3 चीजें. सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा एक, तो दूसरी चीज बनेगी सिनेप्सिस. एंड तीसरा ये होने वाला है कि किस तरह से पेयरिंग के वजह से टेट्राड फॉर्मेशन हुआ है. कहाँ पे हुआ है टेट्राड फॉर्मेशन? टेट्राड फॉर्मेशन होते हुए कहाँ पे दिख रहा है, विच फेज? जल्दी जल्दी आंसर करो. तो कैसा होगा, जल्दी आंसर नहीं करते हो यार आप लोग. सी हियर सीरीज डायग्राम. ये क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम है. ये आपस में आके क्या बन गए, एक दूसरे के साथ पेयरिंग कर गए, जोड़ियां बना दी एंड बना लिया टेट्राड को. टेट्राड को ही बाइवेलेंट कहा जाता है. ये मेनी अ टाइम्स 1 मार्क क्वेश्चन बना है थ्योरी में कि व्हाट इज बाइवेलेंट या डिफाइन टेट्राड. तो जब 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के सिस्टर क्रोमैटिड्स एक साथ आते हैं, उस वाले स्ट्रक्चर को हम बाइवेलेंट या टेट्राड कहते हैं. क्लियर? हाँ शुभम, कोई बात नहीं. यस, गुड मॉर्निंग नहीं, लेट्स से गुड इवनिंग. ओके, देन आगे चलते हैं कि पैकेटिनी में क्या हो रहा है. अब हमने क्या किया, सिनेप्सिस किया, मतलब पेयरिंग करी है. अब होगा पैकेटिन में ओवरलैपिंग. जैसे किसी ने अगर रेल की पटरियों को देखा होगा ना, ऐसे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके जाती है, क्रॉस करती है. उसी तरह दो जो जोड़ियां है हमारी, होमोलोगस पेयर जो है, वो एक दूसरे के ऊपर क्रॉस कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, ऐसे एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे. उसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर. एंड ये जो क्रॉसिंग ओवर है बच्चों, ये कौन करवाता है? दिस इज डन बाय अ एंजाइम नोन एज recombinase. Very good Nandini, yes. So recombinase एंजाइम कराता है. एंड जहां पे भी क्रॉसिंग ओवर हो रही है ना, ये जो भी हिस्सा है, इसको क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल. पहले हमने क्या कहा था, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहा था. देखो देखो इस डायग्राम में, जहां पे भी पेयरिंग हो रही थी स्टेज में, जहां पे भी क्रोमोसोम साथ में आए, हम उसको कह रहे थे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स. अब इन दोनों के ऊपर क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर. उसको हम कहेंगे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है. जेनेटिक इंफॉर्मेशन कुछ हिस्सा इस क्रोमोसोम का इस पे आ जाएगा, कुछ हिस्सा इस क्रोमोसोम का इस वाले पे आ जाएगा. एंड ये कौन करा रहा है, रिकॉम्बिनेस एंजाइम करा रहा है. हर एक पॉइंट इस फेज का इंपॉर्टेंट है, उठाया जा सकता है क्वेश्चन बनाने के लिए. सो भूलना नहीं है कहीं पे भी. ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द डिप्लोटीन स्टेज. अब डिप्लोटीन होना है मतलब होना है जुदा. किसको होना है, जो ये क्रॉसिंग ओवर करे थे, इनको अब सेपरेट होना है. बट अब रैंडमली ऐसा तोड़ नहीं सकते, वरना क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा. तो ये क्या करते हैं, इनको अलग होने की कोशिश करने में लग जाते हैं. बट क्रोमोसोम को ये नहीं पता कि अरे भाई इस पॉइंट पे मैंने रिकॉम्बिनेशन कर रखा है, तो यहां से तो मैं छूट नहीं सकता हूँ. तो क्रोमोसोम बेचारे सिर्फ उस जगह से छूटने लग जाएंगे जहां पे रिकॉम्बिनेशन हुआ नहीं है. तो कुछ एक्स जैसा स्ट्रक्चर बना देंगे वो, जिसको हम कहेंगे काइज़माटा फॉर्मेशन. देखो
यहाँ पे देखो इस वाले डायग्राम में अगर आप इमेजिन कर सकते हो कि सिर्फ यहाँ से एंड यहाँ से क्या है, क्रोमोसोम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बाकी वाले हिस्से में वो अलग होने लग गए। तो वो अलग होते होते ही उनको पता ही नहीं चला कि हम लोग यहाँ पे जुड़े हैं, तो एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखने लग जाएगा, ये वाला एंड ये वाला। उसी को हम कहेंगे काइज्मा फॉर्मेशन। इसमें भी देख सकते हो आप, सी काइज्मा फॉर्मेशन। अब क्या है, अब काइज्मा तो बना लिया, अब मुझे पूरा का पूरा अलग होना है, इन दोनों को अलग ही होना है। ये दोनों ने ठान रखा है कि मैं आपके साथ रह नहीं सकता। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हो गया, नोट्स एक्सचेंज हो गए, तूने कुछ हिस्सा मुझे दे दिया, मैंने कुछ हिस्सा तुम्हें दे दिया, अब हो जाओ अलग। बीच में से तो तोड़ नहीं पाओगे, तो करेंगे क्या, करेंगे। गौरी नाचे रे ना गौरी नाचे। What is this nonsense, people? Stop it. ना गौरी नाचे। So now the thing is what? Yes, Nandini, true. अब होगा यहां से टर्मिनलाइजेशन, मीन्स व्हाट, इस जगह से हम क्या करेंगे, जो भी रिकॉम्बिनेशन का हिस्सा है, जहां पे भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रिकॉम्बाइन किया गया है, एक्सचेंज किया गया है, उसको हम लेके चलने वाले हैं एंड्स की तरफ। इससे क्या हो गया, यहां से अब क्रोमोसोम को टूटने में आसानी हो गई। सिंपल। सो इसको कहते हैं स्लिपिंग ऑफ काइज्मा टुवर्ड्स द एंड्स, टर्मिनल्स। टर्मिनल्स मतलब क्या, एंड्स। यस अनामिका, हैव डन दैट। सो अब क्लियर है, मैं फिर से बता रही हूँ। देखो 5 फेजेस बहुत ही सिंपल है, आसान है, याद रखना। सबसे पहला लेप्टोटीन, लेप्टोटीन में स्टार्ट होगा कंडेंसेशन। क्यों, क्योंकि हम प्रोफेज की बात कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट कंडेंसेशन ये एक बाय डिफॉल्ट इवेंट है जो होना ही है। तो कंडेंसेशन शुरू हो गया, देन धीरे धीरे सारों ने अपनी जोड़ियां पकड़ ली एंड होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग मतलब सिनेप्सिस स्टार्ट हो गया। सिनेप्सिस के दौरान ही क्या हो जाता है, इनको हम कहेंगे अब टेट्राड फॉर्मेशन या बाइवैलेंट फॉर्मेशन। अब थर्ड स्टेज में आगे क्या हो जाएगा, पैकेटिनी में एक दूसरे के ऊपर ये ओवरलैप कर जाएंगे, क्रॉसिंग ओवर होगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होगा। एंड इसको कौन कराएगा, कराएगा हमारा एंजाइम रिकॉम्बिनेज। अब मान लो अब इनका काम हो गया, अब इनको छूटना है, बट छूटते छूटते वक्त उनको ये नहीं पता चला कि हम लोग इस जगह पे अटके हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हुआ था। तो उस जो इंटरमीडिएट स्टेज है कि यहाँ पे पूरा छूटा भी नहीं है, पूरा पकड़ा भी नहीं है एक दूसरे को, उस वाली शेप को हम कहेंगे एक्स शेप या काइज्मेटा फॉर्मेशन, जो है सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ डिप्लोटीन। एंड बाद में अब उनको पता चला है कि नहीं, हमको अब अलग ही होना है, तो यहां से तो नहीं हो पाएंगे, बीच में है ना ये हिस्सा, तो इसको हम लेके जाएंगे एंड्स की तरफ एंड देन इसको तोड़ के 2 बना दो। सो दैट इज हाउ योर रिकम्बाइंड क्रोमोसोम विल नाउ लुक लाइक। देखो अगर यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हुआ है, यहाँ पे, तो जब टूट के दूसरा बनेगा तो यहाँ पे कुछ हिस्सा इस जगह का आ जाएगा, इस जगह पे कुछ हिस्सा ये वाले क्रोमेटिड का आ जाएगा। यस, किसी को कुछ पूछना है? 5 phases of prophase 1 क्लियर। कंडेंसेशन लेप्टोटीन में, सिनेप्सिस जाइगोटीन में पेयरिंग, क्रॉसिंग ओवर होगा पैकेटिन में जहां पर रिकॉम्बिनेशन होगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज किया जाएगा। अब दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम को सेपरेट किया जाएगा, बट उस दौरान जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बनेगी वो होगा काइज्मा। एंड धीरे धीरे इस एक्स शेप स्ट्रक्चर को भी अलग करेंगे हम, बट कैसे, एंड्स पे लेके जाके, जिसको हम कहते हैं टर्मिनलाइजेशन। एंड देन दोनों क्रोम जो है वो सेपरेट हो गई। अब डाइकाइनेसिस खत्म होते होते ही हमको और एक चीज करवानी है, क्योंकि ये प्रोफेज है, यहाँ पे और एक चीज क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होने लग जाएगा। देन साथ ही न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया है, ऑर्गेनल्स डिसअपियर हो गए, जो हमारे सेंट्रियोल्स है वो बनने लग जाएंगे, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन जो नॉर्मल प्रोफेज में होता है माइटोसिस के, वो सारी चीजें डाइकाइनेसिस के बाद होने वाली है। क्लियर? मूविंग फर्दर टू द मेटाफेज नाउ। मेटाफेज में हम देखेंगे सेम जस्ट लाइक द माइटोसिस की, माइटोसिस वाले मेटाफेज में क्या हो रहा था, सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो है वो स्पिंडल फाइबर से जुड़ गए हैं। ओके, काइनेटोकोर अब सारे स्पिंडल फाइबर्स को जोड़ेगा,
एंड सारे क्रोमोसोम्स को हम लेके आएंगे सेल के बीच वाले हिस्से में. सही? सेम है. दिस इज द सेम लाइक व्हाट? सेम लाइक द माइटोसिस वाला थिंग. गुड संजना. थैंक यू पीपल फॉर सपोर्टिंग. एंड जो भी नॉनसेंस बातें कर रही है शुभम एंड विनोद, प्लीज स्टॉप दैट. वी आर हियर फॉर स्टडिंग एंड नॉट फॉर दिस थिंग. ठीक है ना? अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा मैं हाईलाइट करूंगी. आपको अगर याद है लास्ट क्लास मेरी अटेंड करी थी तो मैंने ये भी बताया था कि माइटोसिस का जो एनाफेज है, मियोसिस का जो एनाफेज है, इन दोनों के एनाफेज में बहुत बार थियोरेटिकल क्वेश्चन 2 मार्क का और 3 मार्क का बना है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनाफेज ऑफ माइटोसिस एंड एनाफेज 1? एनाफेज 1 अगर कहते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको समझना चाहिए कि ये मियोसिस 1 की बात कर रहे हैं. ठीक है ना? तो क्या फर्क है देखो, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करते हो तो जो माइटोसिस वाला एनाफेज था उसमें हमने क्या करा था, हमने क्रोमोसोम को स्प्लिट करा था. यहां से सिस्टर क्रोमैटिड्स को, बहनें जो है उनको अलग करी थी हमने. बट जो हमारा एनाफेज का मियोसिस का एनाफेज 1 है वहां पे हम करेंगे अलग पूरे होमोलॉगस क्रोमोसोम को. अगर आप डायग्राम देखोगे ना, सी हियर डायग्राम, पूरा जो क्रोमोसोम है वो पूरा का पूरा एक तरफ निकल के आ रहा है. तो इसका मतलब क्या आ गया? वाई यू कैन राइट हियर हाईलाइटिंग पॉइंट ये लिख सकते हो कि होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट. एंड दूसरी बात भी ये लिखोगे कि सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो अभी तक टूटी नहीं है. बच्चों ऐसा एमसीक्यू का क्वेश्चन बना है, बाय डिफॉल्ट बना है, ट्रस्ट मी, आता भी है. क्या पूछते हैं पता है? ऐसा कौन सा फेज है जिसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होती है एंड सिस्टर क्रोमैटिड जो है दे आर स्टिल अटैच्ड या इंटैक्ट या नॉट सेपरेटेड? तो वो है एनाफेज. क्योंकि यहाँ पे स्पिंडल फाइबर एक इस वाले क्रोमोसोम को खींचेगा एंड दूसरा इस वाले क्रोमोसोम को खींचेगा. इससे क्या होगा? पूरा क्रोमोसोम ही एक तरफ जा रहा है, क्रोमैटिड स्प्लिट नहीं हो रही है. एनाफेज 1 की बात. एंड देन बाय डिफॉल्ट टीलोफेज हो जाएगा जिसमें क्या होगा? साइटोप्लाज्म का डिवीजन होने वाला है धीरे धीरे. सेम एज माइटोसिस, न्यूक्लियोलस बनने लगेंगे, स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर होने लग जाएगा. जैसा कि नॉर्मल माइटोसिस में होता है वैसा ही टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस होगा. अब हमें क्या मिला? अब हमें मिला एक डिप्लॉइड सेल से 2 हैप्लॉइड सेल. पीपल इग्नोर द मैसेजेस, मैं भी इग्नोर कर रही हूँ. और कौन है? शुभम एंड विनोद, राइट? विनोद पढ़ना नहीं है. Yes. So these two are out of the class. Yes, people. Now we can study. Okay. सो यस, इसके बाद मुझे ये बोलना था यहाँ पे कि हमको डॉटर सेल्स जो मिली है वो क्या मिली है? हैप्लॉइड मिली है. तो पेरेंट जब हमने शुरुआत किया था जर्म सेल से मियोसिस 1 का, वो था डिप्लॉइड. एंड जब मियोसिस 1 खत्म होते होते हमको क्या मिला? 2 हैप्लॉइड सेल्स मिली है, ये वाला एक, ये वाला एक. करेक्ट? तो इसके बाद कभी कभी कुछ सेल्स क्या करते हैं बच्चों? सम सेल्स टेक अ रेस्ट. फ्यू सेल्स जनरली क्या करते हैं? रेस्ट लेते हैं एंड डायरेक्टली फिर बाद में चले जाते हैं मियोसिस 2 में. बट सम सेल्स डायरेक्टली गो इनटू द मियोसिस 2. तो जो वो रेस्टिंग फेज है, कभी कभी 2 मियोसिस के बीच में एक छोटा सा गैप आएगा, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बीच में. उस छोटे से गैप को कहा जाता है इंटरकाइनेसिस. हिमांशु, मियोसिस होता तो डिप्लॉइड सेल में है, बट डिप्लॉइड से हम हैप्लॉइड डॉटर सेल्स को बनाएंगे. वही चीज मैं तो बता रही थी कि अब क्या हुआ? प्रोफेज 1 के बाद, मतलब मियोसिस 1 के बाद हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो है 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स. मियोसिस 2 जो करेगा वो यही 2 करेंगे. अब अगला जो हिस्सा है डिवीजन का वो ये 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स करेंगी. मतलब अब पेरेंट कौन हुआ? This will act now as a new parent
एंड जो कि मैंने क्या कहा कि सेकेंड मियोसिस सेम माइटोसिस जैसा है, हैप्लॉइड से फिर से हैप्लॉइड ही मिलने वाला है, तभी इसको माइटोसिस कहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्रोमोसोम नंबर डिवाइड होना नहीं है, सेम ही रहना है। सिनेप्सिस मतलब क्रॉसिंग ओवर, नहीं सिनेप्सिस मतलब पेयरिंग, जब दो होमोलॉगस क्रोमोसोम अपने अपने पार्टनर को ढूंढ के एक साथ आएंगे उसको हम कहेंगे सिनेप्सिस। मैं इसका वीडियो मैं वही बता रही हूँ, लेट मी कंप्लीट द मियोसिस एंड सिग्निफिकेंस करेंगे, देन आई शो यू द एनिमेशन। आप खुद भी देख सकते हो बट यहाँ पे भी मैं सबको दिखाना चाहूंगी, एंड इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू विजुअलाइज कि कैसा होता है, ठीक है ना। सो यस, मैं बता रही थी कि इंटरकाइनेसिस क्या है, छोटा सा गैप है मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बीच में। इस गैप के दौरान कभी भी डीएनए रेप्लिकेशन जैसा चीज नहीं होगा। ये इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि यहाँ से फिर से एमसीक्यू बनता है कि व्हाई द सेल विल ओनली डिवाइड वंस, या ऐसा भी बनेगा क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा फेज है जहां पे सिर्फ एक ही बार रेप्लिकेशन होगा, तो वो होगा इंटरफेस। इंटरफेस के बाद ही एम फेज स्टार्ट होता है ना, एम फेज माइटोसिस भी हो सकता है, एम फेज मियोसिस भी हो सकता है। तो हर कोई सेल जो माइटोसिस एंड मियोसिस करेगा पहले वो इंटरफेस करके ही आएगा, उसके बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो इंटरफेस के दौरान जो डीएनए रेप्लिकेट हुआ था उसके बाद सेल सेल में सेल के डिवीजन में कहीं में भी अलग से डिवीजन नहीं देखा जाएगा, ओनली वंस द डीएनए रेप्लिकेट्स। अब आते हैं मियोसिस 2 की तरफ। सो कैन एनीवन टेल मी कि मियोसिस 2 अब कौन से सेल्स करेंगी? जो दो हैप्लॉइड सेल्स आई थी ना मियोसिस 1 से, ये डॉटर सेल्स आई है मियोसिस 1 से, यही अब आगे जाके मियोसिस 2 करेगी, एंड इट विल बी जस्ट लाइक आवर माइटोसिस वाला डिवीजन जहां पे सेम चीजें चलने वाली है। अगर आप यहाँ पे देखोगे डायग्राम में कि फिर से प्रोफेज 2 में अगेन देयर वुड बी कंडेंसेशन होगा, या स्पिंडल फाइबर्स का बनना हो सकता है, एंड मेटाफेज में देयर वुड बी अलाइनमेंट होने वाली है सारे क्रोमोसोम्स की। बट अब आप क्रोमोसोम को थोड़ा सा ध्यान से देखो एवरीवन, मैं इसको रब करती हूँ सो दैट आप देख सकते हो। आपको कलर चेंज दिख रहा है? देखो ये रेड वाला है, इसमें थोड़ा सा ब्लू का हिस्सा है, यहाँ पे भी थोड़ा सा ब्लू का हिस्सा है, यहाँ पे रेड का हिस्सा है। ये क्यों आया, कहाँ से आया? क्योंकि ये जो डॉटर सेल्स थी इन्होंने रिकम्बिनेशन करा था पैकेटिंग स्टेज में, है कि नहीं? सो बिकॉज ऑफ दैट रिकम्बिनेशन क्रोमैटिड्स का कलर अलग है। जब आप भी ये मियोसिस का डायग्राम ड्रॉ करोगे, थ्योरी में आपको इसका थ्योरी भी लिखना है, मतलब बोर्ड एग्जाम्स में डायग्राम्स भी ड्रॉ करना है, तो यू कैन सिंपली डू वन थिंग। अगर आप पेन का अलग अलग कलर यूज नहीं कर पाते हो, सिंपली पेंसिल से एक वाले क्रोमोसोम को ऐसे शेड कर दो एंड दूसरे क्रोमोसोम को ऐसे ट्रांसपेरेंट ही रखना। तो जब आप दिखाओगे कि कौन सा क्रोमोसोम में वेरिएशन हुआ है, तो इस वाला हिस्सा यहाँ पे थोड़ा जाएगा, इस वाला हिस्सा यहाँ पे, so, इसको थोड़ा कलर कर दो एंड यहाँ पे थोड़ा ट्रांसपेरेंट छोड़ दो। लाइक दैट यू कैन ड्रॉ एंड यू हैव टू ड्रॉ। बिना डायग्राम्स के अगर आप सेल डिवीजन का समझाओगे तो आपको मार्क्स पूरा नहीं मिलेगा। शुभम को तो मैंने रिमूव किया था इजी बैक। तो these are the same stages of प्रोफेज 2 की कंडेंसेशन होना, न्यूक्लियोलस का डिसअपियर होना, देन सेंट्रियोल्स बनना एंड स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होना। बच्चों ये हमने माइटोसिस में करा है, इसलिए मैं फास्ट बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि हम भगा रहे हैं। these are the same things which are repeated। मेटाफेज में अगेन क्रोमोसोम्स का अलाइनमेंट होता है सेम लाइक योर माइटोसिस। अब जो फर्क है वो है हमारी एनाफेज में। हमने जो पहला वाला एनाफेज देखा था उसमें क्या देखा था? पूरा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अलग अलग होते हुए देखा है। अब क्या होगा? इस क्रोमोसोम में पड़ेगी दरार एंड होंगे बहनें सेपरेट। सो अब हम करने वाले हैं इन दोनों बहनों को सेपरेट, मींस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमैटिड, जो होने वाला है एनाफेज 2 में। एंड लास्टली फिर से जो है टेलोफेज में की जो क्रोमोसोम्स अलग हुई है एनाफेज में, वो पोल्स की तरफ जाएंगी, न्यूक्लियस बनने लग जाएगा, स्पिंडल फाइबर निकल जाएगा, ये सारी चीजें सेम से होने वाली है। एंड एट द एंड फिर से साइटोकाइनेसिस करके वी विल गेट नाउ 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। तो ध्यान दो, जब हमने शुरुआत किया था तब हमारे पास ये था, ये जर्म सेल था, कोई भी स्पर्म या एग बनाने वाली सेल थी। इसने पहला मियोटिक डिवीजन किया, 2 हैप्लॉइड सेल बनाई,
इन्होंने सेकेंड मियोटिक डिवीजन किया एंड और 2 हैप्लॉइड सेल बनाया और हमें मिला 4 डॉटर सेल जो हैप्लॉइड है। तो एक्चुअल रिडक्शन अगर क्वेश्चन बनता है कि एक्चुअल रिडक्शन कहाँ होता है मियोटिक 1 में। मियोसिस 2 में क्या है, सेम लाइक माइटोसिस। यस कोमल, एब्सोल्युटली, है ना। अब अगर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, ध्यान दो, मैंने ये डायग्राम है, पूरे मियोसिस का ये डायग्राम है। मेरा क्वेश्चन अगर ये है कि एनाफेज 1 एंड एनाफेज 2 में क्या फर्क है, कैन एनीवन टेल मी? आई विल अलाउ यू टू स्पीक फॉर 1 मिनट। एनाफेज 1 एंड एनाफेज 2 में क्या फर्क है बच्चों? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनाफेज 1 एंड एनाफेज 2? अभी देखा है हमने। जो आंसर करेगा ना उसको मैं कुछ नहीं, वीडियो दिखाऊंगी और कुछ नहीं करूंगी। जल्दी। मैम एनाफेज 1 में सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ही सेपरेट हुए थे, लेकिन एनाफेज 2 में जो है सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हुई हैं। वेरी गुड, यस हिमांशु। एनाफेज 2 देयर इज अ सिंगल डॉटर सेल्स। नहीं, एनाफेज 1 नहीं, यहाँ पे डॉटर सेल्स की बात नहीं है हिमांशु, यहाँ पे हम क्रोमैटिड्स की बात करेंगे। एनाफेज में हम क्रोमैटिड्स की बात करते हैं। डॉटर सेल्स तो साइटोकिनेसिस के बाद बनेंगी ना बच्चे, अभी नहीं बनेंगी वो। मोती से नहीं रोसी ना जेवर से, मोती से नहीं रोसी ना जेवर से। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन यार पीपल, पता नहीं ऐसे क्यों करता है ये बंदा, क्या हो रहा है। फाइन, लेट्स गो एंड डू सम आवर वर्क। दिखाना चाहती हूँ मैं आपको, होल्ड ऑन। शायद आपको वॉइस ना आए, दिस इज सेम फ्रॉम द यूट्यूब ओनली एक्चुअली। मे बी वॉइस नहीं आएगा बट इट्स ओके, आई विल नरेट टू यू कि हो क्या रहा है, ठीक है ना। यूट्यूब का मैंने पेज खोला है, आपको दिखाएगा। व्हाट्स रॉन्ग विद दिस यार, अरे भाई, यस, पे टेंशन ना हो, ध्यान से देखना भी है। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी नाउ, ठीक है। बीच में यू कैन वेट, आस्क मी टू वेट एंड आस्क। तो ये क्या है, दीज आर द गैमेट सेल्स, स्पर्म सेल्स, दीज आर द गैमेट्स जो बनती है बिकॉज ऑफ द रिडक्शन। सबको दिख रहा है ना? एनीवन ऑफ यू कंफर्म मी प्लीज। गुड, ओके, so we shall start with meiosis 1. देखो प्रोफेज में 1 में क्या हो रहा है, लेप्टोटीन स्टेज है, ये सारे क्रोमैटिन्स जो है कंडेंसेशन होके क्रोमोसोम बनेंगे। अब सी, अब पेयरिंग होगी सारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। ये जो दिखा रहा है ना बच्चों, जीन्स एंड अलील्स का मतलब होता है कि जो इंफॉर्मेशन कैरी करता है अबाउट द प्रोटीन। सो दीज आर द इंफॉर्मेशन जो प्रोटीन्स बनाएंगे आगे जाके।
ये कौन ऐसे डालता रहता है, क्यों डालते रहते हो, समझ में नहीं आता। सी यहाँ पे ना वो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि रिकॉम्बिनेशन में हो क्या रहा है कि बिकॉज देयर इज अ चेंज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, हम इसी के रीजन की वजह से एक दूसरे से बहुत अलग है। हर इंसान जो आप देखते हो एक दूसरे से अलग है, हर कोई इंसान, ठीक है, नो बडी लुक्स सिमिलर। तो ये सिमिलर ना दिखने की वजह है बिकॉज ऑफ दिस रिकॉम्बिनेशन। क्या होता अगर रिकॉम्बिनेशन ना होता, व्हाट वुड हैपन कि मियोसिस में ये क्रॉसिंग ओवर वाला फंडा ही ना होता। अब मैंने चैट ऑफ किया है तो यू पीपल हैव टू स्पीक। मैंने म्यूट भी करके रखा है क्या, हे भगवान, दिस इज डिफिकल्ट यार, फिर आपको ना चैट ना ये ऐसा होगा। यस यू कैन चैट नाउ, क्वेश्चन एंड आंसर्स कैन बी रिमूव्ड, तो क्वेश्चन आंसर्स नहीं होंगे अब। एनीवेज मैं अभी बता रही हूँ कि अगर रिकॉम्बिनेशन नहीं होता तो सारे लोग एक दूसरे के जैसे दिखते, ईच एंड एवरी पर्सन वुड लुक सिमिलर बिकॉज देयर इज नो रिकॉम्बिनेशन। हाँ नंदिनी ट्रू, सारे के सारे लोग सेम। फिर आप अलग अलग नाम रखो या क्या करो, कोई फायदा ही नहीं है, सारे के सारे सेम दिख रहे, कौन किसका बेटा है, कौन किसकी माँ है, कौन किसकी बहन है, कुछ भी पता नहीं चलता। बट ये तो पता है बच्चों, ये बहुत दूर की बात है, इसके पहले मियोसिस था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, इसीलिए एवोल्यूशन हुआ है। एवोल्यूशन मतलब हम लोग क्या कहते हैं, वी आर कमिंग फ्रॉम एप्स, मंकीज, चिंपैंजीज से आए हैं हम छोड़ो, हमारे से पहले जो भी एवोल्यूशन हुआ है फ्रॉम स्मॉल एनिमल से लेके जो टॉप लेवल का इवॉल्व्ड मैन है, ये एवोल्यूशन की प्रोसेस हुई है बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस था। तो एवोल्यूशन करने में रिकॉम्बिनेशन का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वेरिएशंस ही अगर नहीं होते ना तो शायद आज हम भी मैन करके इवॉल्व नहीं होते, क्योंकि हर बार जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती गई, आपने पढ़ा होगा नियंडरथल मैन, स्टोन एज मैन वगैरह पढ़ा होगा, तो हर बार जैसे जैसे मंकीज में जनरेशन होती गई कुछ ना कुछ वेरिएशन एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता रहा, एंड सम न्यू थिंग वुड कम अप, कुछ ना कुछ अलग दिखने लग गए। तो वो इतने अलग दिखने लग गए कि इवेंचुअली अगर आप आज देखते हो और उस दौरान देखते हो तो अब मैन चिंपैंजी से बहुत ही अलग दिखता है। तो ये पॉसिबल था बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। अरे हाँ पता है, बट आई एम टेलिंग यू कि सी जेनेटिकली अगर डीएनए को देखा जाए तो डीएनए इज डेफिनेटली सेम, बट आप चेहरे से तो सेम नहीं दिखते हो ना, किसी के आंख सेम दिखती होगी, नाक, हेयर, कलर वगैरह सेम दिखता होगा, बट टोटली सेम हो क्या, 100% डिक्टो हो क्या, नो यू आर नॉट 100% डिक्टो ईच एंड एवरीबॉडी। तो वो डिफरेंस जो है हर किसी का, हर किसी से जो डिफरेंस है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस वेरिएशन। फाइन, तो वही चीज यहाँ पे समझाई है कि कैसे पूरी जनरेशन है वो अलग दिखती है। अशरत, सबने पूछा ये ट्विन का क्वेश्चन, मैं बताती हूँ, बाद में बताती हूँ, अभी नहीं। कोमल, ह्यूमन सेल्स में मियोसिस माइटोसिस होगी, बट ह्यूमन सेल्स में कौन से सेल्स है जो मायोसिस करेगी, जर्म सेल। कौन से सेल है जो माइटोसिस करेगी, सोमैटिक सेल्स। भूल गए कोमल आप, बताती हूँ फिर से कोमल, रुक जाओ, सी दिस वीडियो फर्स्ट एंड आई कम बैक टू दैट अगेन। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन ये हो गया मेटाफेज। देखो मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम के बीच में अलाइन हो गए, एंड अब होगा इनका पुलिंग, सेपरेशन, पूरा क्रोमोसोम एक तरफ चला गया, होमोलोगस जोड़ी जो थी हमने तोड़ दी, होमोलोगस जोड़ी को तोड़ दिया है। सो अब होमोलोगस जोड़ी टूटी है बट सिस्टर क्रोमैटिड्स अभी भी साथ में है, ठीक है। जर्म सेल्स मतलब जो स्पर्म्स एंड एग्स को बनाने वाली सेल्स है ना, मदर सेल्स, उनको जर्म सेल्स कहते हैं। सी सिस्टर क्रोमैटिड्स अभी भी जुड़ी हुई है, टेलोफेज 1 में सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग नहीं हुई, सिर्फ यहाँ पे जो ब्लू एंड रेड हिस्सा है वो रिकम्बाइंड हुआ हो, देख सकते हो आप। एंड टेलोफेज 1 में फिर एज यूजुअल न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का बनना है, न्यूक्लियोलस का बनना है, साइटोकाइनेसिस होके दो सेल्स जो है वो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स कहलाएगी। आफ्टर मियोसिस 1 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स हमको मिली है अब, सही है। एंड अब क्या होगा इसके बाद,
ये जाएगा, एक तो कभी कभी इंटरकाइनेसिस करेगा एंड देन डायरेक्टली चला जाएगा मियोसिस 2 में। इंटरकाइनेसिस मतलब दोनों मियोसिस 1 एंड 2 के बीच में का छोटा सा गैप। सो यहाँ पे डीएनए का कोई रेप्लिकेशन का सीन नहीं है, डायरेक्टली चालू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली चालू हो जाएगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट गया एंड न्यूक्लियोलस और ये सारी चीजें ऑर्गेनल्स निकल गई, सेंट्रियोल्स जो है वो पोजीशन पे आके स्पिंडल फाइबर्स बना लिया। एंड कमिंग टू मेटाफेज, अशरत साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का डिवीजन कहता है, कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियर डिवीजन कहता है। जो क्रोमोसोम का डिवीजन होता है उसको कैरियो कहते हैं, एंड जहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है जो टीलोफेज के बाद होगा उसको साइटोकाइनेसिस कहेंगे हम। तो देखो बच्चों, अभी इस फेज में क्या देखा आपने कि सिस्टर क्रोमैटिड्स टूटी है, एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमैटिड्स टूटी है, देखा ना, सी splitting of sister chromatids and becoming an individual chromosome. Yes. So अब हमें क्या मिली, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स मिली, फिर से साइटोकाइनेसिस हुआ एंड चारों भी अब अलग हो गए। बट अब देख सकते हो कि चारों में ना सारा रिकम्बाइंड पोर्शन है, कुछ कुछ जगह पे रिकम्बिनेशन होता हुआ दिख रहा है हमें। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू पीपल। देखिए कि नहीं, many concepts I guess now got clear because of this. Yes. So इसके ऊपर अब मुझे सिग्निफिकेंस क्या है ये कौन बताएगा, ये मियोसिस का जरूरी क्यों है, व्हाट इज द नीड, या क्या जरूरत पड़ गई कि सिग्निफिकेंस को बनाना, मतलब मियोसिस को बनना पड़ा। मुझे पता है आप लोगों को पता है, सो यू कैन टेल मी व्हाई। यस, एवोल्यूशन तो है ही, यूट्यूब में देख लो बच्चों। सो एवोल्यूशन तो एक बात है ही, साथ ही पता है और एक चीज क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर इन ईच स्पीशीज इज अचीव्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कंजर्वेशन करना या हैप्लॉइड फेज लाना मतलब क्या, सुनो ये बात सुनो, बाद में बात करेंगे, रुको। सो हमने हर बार ये देखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होता है तो डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल बनते हैं एंड हैप्लॉइड से फिर से डिप्लॉइडी आती है। ये तो चीज क्लियर है ना कि डिप्लॉइड सेल से मतलब जर्म सेल से गैमेट बने, गैमेट से जाइगोट बना, जाइगोट मतलब आगे जाके ये एम्ब्रियो बनाएगा जो कि फिर से क्या है, डिप्लॉइड ही है। तो ये हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेज एक दूसरे से अल्टरनेटिवली चलते रहेंगे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म में। तो हैप्लॉइडी फेज किसके वजह से आई, बिकॉज मियोसिस प्रोसेस ने नेचुरली स्टार्ट किया, तब जाके हैप्लॉइड वाला फेज आया। अगर इमेजिन करो सिर्फ माइटोसिस ही रहता तो सारे सेल्स बॉडी के जो थे वो डिप्लॉइड होने थे। बट अगर ऐसा होता, अगर हमारा स्पर्म एंड एग भी डिप्लॉइड होता ना, तो आगे जो बच्चा आएगा, बेबी आएगा, वो टेट्राप्लॉइड हो जाएगा। बट ये सही नहीं है, इतना 4 गुना कंटेंट डीएनए का रख के करोगे क्या, इट्स ऑफ नो यूज, दिस इज ऑफ नो यूज, नहीं रखना है आपको ऐसा। तो इसलिए क्या करा कि डिप्लॉइड सेल को भाई आपको आधा करना पड़ेगा, तब जाके अब ये दोनों जुड़ेंगे एंड नॉर्मल डिप्लॉइड वाले को रिटेन करेंगे। मतलब डिप्लॉइड फेज को इन्होंने रिटेन किया, कंजर्व किया। टेट्राप्लॉइड मतलब 4 लेवल ऑफ क्रोमोसोम्स। ये होता है बच्चों, हम लोग डिप्लॉइड और हैप्लॉइड सिर्फ ह्यूमंस की बात करते हैं, बट आपको पता है देयर आर मेनी, हर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो लायन, टाइगर, ह्यूमन, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी ले लो, या झाड़ ले लो, और व्हीट, राइस, मैंगो, हर एक का क्रोमोसोम लेवल, हर एक का प्लॉइडी जो है ना, द क्रोमोसोम नंबर इज डिफरेंट। हम डिप्लॉइड या 20 पेयर्स की जो बात करते हैं, ये 23 पेयर्स ये सिर्फ ह्यूमंस में है। अब बाकी का मुझे पता नहीं, यू कैन गूगल एंड चेक कि भाई बाकी के हर एक एनिमल में कितना है, यू कैन जस्ट कीप ऑन चेकिंग, बहुत सारा मिलेगा, बर्ड्स में कितना है, रेप्टाइल्स में कितना है, बट देयर आर सम पीपल, सम ऑर्गेनिज्म जिसमें डिप्लॉइड से ज्यादा होता है। डिप्लॉइड मतलब क्या, ये एक जोड़ी जो होती है इसको कहेंगे हम डिप्लॉइड। अगर इस जोड़ी में और एक क्रोमोसोम लग गया, ये हो गया ट्राइप्लॉइड, और एक लगा दो टेट्राइड, टेट्राप्लॉइड। मतलब क्या, 4 क्रोमोसोम की एक जोड़ी, एक सेट, और 4 क्रोमोसोम का एक सेट, या 3 क्रोमोसोम का एक सेट। अभी हमारा एक सेट सिर्फ 2 क्रोमोसोम से बना है। तो व्हीट में एक्चुअली व्हीट इज टेट्राप्लॉइड, व्हीट
वीट मतलब जो गेहूं कहते हैं हम उसको। तो ऐसे हर एक का क्रोमोसोम अलग है। ऐसा नहीं कि हर इसमें 23 जोड़ियां ही, नहीं 23 जोड़ियां सिर्फ ह्यूमंस में है। हाँ चेक करो, देखो इमीडिएटली चेक करो व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर इन लायन, चेक करो व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर इन स्नेक, चेक करो एंड टेल मी आल्सो, मुझे भी थोड़ा ज्ञान बढ़ा दो अपना। सो सिग्निफिकेंस में एक तो ये होगा, देन जेनेटिक वेरिएबिलिटी, मतलब जैसे हम एवोल्यूशन की बात कर रहे थे वो भी चीज जो है वो होने वाली है। यस समझे टेट्राप्लॉइड मतलब? पता नहीं, मुझे भी देखना पड़ेगा, आई हैव नो आइडिया, इवन आई हैव टू चेक देन क्या है। ठीक है, अब मैं इम्पोर्टेंट हिस्सा जो है इस क्लास का वो शुरू करने वाली हूँ। सो लेट्स गो बैक टू दिस एंड सबका फेवरेट, मैं पोल स्टार्ट कर रही हूँ एंड ये है आपके क्वेश्चंस। 38 है क्या? ओके 38 डिप्लॉयड फेज में या हैप्लॉयड फेज में? ओके बाद में डिस्कस करेंगे। ओके देखो फिर कि ML देखो, जैसे ही क्वेश्चन दिखा देती हूँ आधे बच्चे छोड़ जाते हैं, ये गलत बात है। There were 30 people and now it's already 17। नुकसान आपका होगा बच्चों, क्योंकि बहुत से कॉन्सेप्ट है जो क्वेश्चन में स्टार्ट होने हैं। नो यू हैव टू गिव आंसर इन पोल, पोल में देना है आंसर नंदिनी, पोल सेंड करा है मैंने, यू हैव टू गिव आंसर इन पोल्स, डोंट आंसर हियर। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन का पोल भेजा है, थर्ड का भेज रही हूँ अभी। अच्छा ये मेटासेंटेक ये छोड़ दो, 38 है मतलब डिप्लॉयड 38 है, हैप्लॉयड फेज में ये 38 का आधा क्या 19 में आएंगे फिर। डोंट लीव द क्लास पीपल, डोंट लीव द क्लास, आप लोग नुकसान में जाओगे। थर्ड क्वेश्चन का भी मैंने भेजा है, गिव द पोल ऑफ थर्ड क्वेश्चन ऑल्सो, वी विल ऑल्सो डिस्कस दिस, डो नॉट वरी, मैं आपको सही सही जवाब जो है वो बता दूंगी। अशरथ गुड इंफॉर्मेशन, 38 का आधा होगा 19, तो हैप्लॉइड फेज में गैमेट्स इसके बनेंगे 19। अशरथ पोल आपको आएगा, एक्टिविटी में जाओ, क्लिक ऑन द 3 डॉट्स, आपके जो स्क्रीन है मोबाइल का उसके ऊपर 3 डॉट दिखेंगी, जहाँ पे हैंड का हाथ होगा ना, उसके बाद में 3 डॉट्स है, उसके ऊपर क्लिक करो, देन यू विल सी एक्टिविटीज, एंड एक्टिविटीज में यू कैन सी पोल्स। MA कौन है? यू आर नॉट सपोज टू लीव द क्लास इन बिटवीन। ओके डन गुड, बट मैं सबके वोट्स देख नहीं पा रही हूँ यहाँ पे, वेरी वेरी लेस वोट्स, 4 ही वोट्स है, बच्चे हैं 20। हरी आप। ओके आई अज्यूम कि सबने किया है, नहीं किया है, ओनली 8 वोट्स आई हैव हियर। सो कौन बताएगा स्पिंडल फाइबर्स जो अटैच होती है वो कहाँ अटैच होती है? यू कैन स्पीक, आपका मैंने फोन ऑन रखा है। यस स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच टू द काइनेटोकोर, फर्स्ट का आंसर ए सही है। किसी को गलत मिला, कोई डाउट यहाँ पे? गुड गुड, देन यश बताएगा सेकंड का आंसर क्या है, ऐसा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो माइटोसिस में नहीं पाया जाएगा? ओके वेरी गुड फाइन। थर्ड का थर्ड में मार खा गए बच्चों। यस कोमल आंसर इज करेक्ट, कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन असेंबली, देन अरेंजमेंट एट द इक्वेटर, सेंट्रोमियर डिवीजन, सेग्रीगेशन एंड टेलोफेज। क्यों नहीं सही आया ये नंदिनी? सी पहला आंसर तो आप वैसे भी काट दोगे क्योंकि क्रॉसिंग ओवर दिया है, माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, थर्ड में भी क्रॉसिंग ओवर दिया है, ये भी नहीं होता, तो ये दोनों गलत है। देन सी दूसरा देखो,
कंडेंसेशन होना, अरेंजमेंट एट इक्वेटर, सेंट्रोमियर डिवीजन, सेग्रीगेशन एंड टीलोफेज। तो बी एंड डी में अगर देखोगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डिसअसेंबली जो है ये वाला नहीं दिया था पॉइंट, जो होता है प्रोफेज 1 के बाद। So that's why D is the more right answer. Yes. फोर्थ वाला पोल भेज रही हूँ, एवरीबॉडी भेजा है। बच्चों कभी भी बायोलॉजी में जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना उससे आपकी ज्यादा प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। सो डोंट मिस द सेशंस ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन सेगमेंट स्टार्ट होता है बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, आई डोंट नो व्हाई। फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स तीनों भी पोल भेजा है मैंने। स्क्रीन शो नहीं हो रही है। नेटवर्क इशू है आपकी तरफ से, क्योंकि स्क्रीन शो हो रही है। आई कैन ऑल्सो सी। री लॉग इन करो अनामिका। तनीषा यस दैट्स ट्रू, बट फिर भी बहुत ही कम बच्चे हैं यार। यू लोग पीपल आर नॉट वोटिंग, एवरीबॉडी वोट इज। देखो चौथे क्वेश्चन को तो सिर्फ 7 ही वोट्स आए हैं। ओह माय गॉड पीपल, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, ऐसा हुआ है आपका हाल। सिक्स्थ क्वेश्चन को छोड़ दो अभी के लिए, चलेगा। आई नो मेनी ऑफ यू वोंट अंडरस्टैंड दैट। इसी को कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रही थी, मैं बताऊंगी वो क्या है। एटलीस्ट फोर्थ एंड फिफ्थ तो सही करो। हाँ बताऊंगी कोमल, रुक जाओ। मैं वही तो बता रही हूँ कि फिफ्थ सिक्स नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो होल्ड इट ऑन, नो प्रॉब्लम। फोर्थ फिफ्थ डन, ग्रेट। फिफ्थ में भी बहुत लोगों ने गड़बड़ की है, एक्सपेक्टेड नहीं था। अच्छा ऐसा भी होता है क्या यश? क्या दिमाग लगाते हो यार आप, वेरी स्मार्ट पीपल। ये गलत है बट क्या होगा ना इससे, अभी तो आप ढूंढ लोगे। अभी तो मुझे क्यों इंप्रेस करना है, मुझे इंप्रेस करके क्या करोगे, खुद को धोखे में डाल रहे हो ना, यू आर फूलिंग योरसेल्फ। बाद में कभी ना कभी तो उसको पढ़ना ही है। अभी गलत जाएगा तो भी क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं होगा, मैम सीधा कर देगी, सीधा बता देगी। बट एग्जाम में क्या करोगे, वहां पे कुछ नहीं होगा ना। यस ऐसा भी होता है शायद। फाइन, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर्स इन, मेरे हिसाब से यस कोमल ए होना चाहिए। देन which stage is a connecting link between meiosis 1 and 2? इसको तो मैंने फोकस कर करके इन्वर्टेड कॉमास में राउंड डाल के सब करके बताया था, फिर भी लोगों ने इंटरफेज 1 एनाफेज 1 ऐसे को वोट करा है। पता नहीं ऐसा क्यों। इट इज इंटरकाइनेसिस सिंपल एंड होता है बहुत बार इंटरफेज एंड इंटरकाइनेसिस के साथ कंफ्यूजन होती है, ध्यान से पढ़ना है। एंड आते हैं हमारा, नहीं नंदिनी डी नहीं है, कॉल्चिसियम या कॉल्चिसीन भी कहते हैं। ये एक ऐसा केमिकल है बच्चों, या एक ऐसा ड्रग है, यू कैन से अ मेडिसिन विच स्टॉप्स सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन को रोकेगा। एंड कहाँ पे रोकेगा, मेटाफेज वाले फेज में सेल डिवीजन को रोकेगा। अब कोई मुझे बता सकता है थोड़ा सा दिमाग लगा के या गूगल से पूछ के कि सेल डिवीजन को रोकना क्यों है? देखो गूगल बताता है क्या। मैंने क्या कहा कि ये ड्रग जो है ये एक अल्कोलाइड प्लांट से निकाला जाता है। इसको रोज रोज नहीं, इसको यूज करते हैं हम फॉर इनहिबिटिंग और स्टॉपिंग द सेल डिवीजन एट मेटाफेज प्लेट, या मेटाफेज का जो फेज है उस दौरान हम इस ड्रग को यूज कर सकते हैं ताकि सेल डिवीजन को रोका जा सके, आगे वो एनाफेज में ना जा सके। तो सही टेक्निकली इसका आंसर मेटाफेज करेक्ट है, बट क्यों रोकना है? ट्रू ट्रू यस। सो देयर इज सम पॉइंट कि क्या हो जाता है, कभी कभी कैंसरस सेल्स बनते हैं, मतलब
जैसे ही जी नॉट सेल ने अगर कुछ कंडीशंस पे G1 पे आ गया, मतलब सेल डिवीजन को एंटर कर गया फॉर सम रीजन, एंड बाद में वापस से G0 में वो गया ही नहीं, सेल डिवीजन को वो करता रहा, इससे क्या हो जाएगा, मास ऑफ सेल्स, बॉल्स ऑफ सेल क्रिएट हो जाएंगी जो अनवांटेड है, और ये हमें बॉडी को नहीं चाहिए। तो इस दौरान ऐसे वाले सेल्स को जो अनकंट्रोलेबली ग्रो होते लगते हैं, ट्यूमर जैसे बनाते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हम इस केमिकल का यूज कर सकते हैं। सो दैट वाज वेरी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, भेज रही हूँ मैं, और दो कर लेंगे हम, देन विल स्टॉप, ठीक है। मतलब कुछ मेजर कॉन्सेप्ट थे जो यहाँ पे क्लियर होने हैं इस क्वेश्चन से, इसलिए मैं करवा रही हूँ। बाकी तो आप लोगों को होशियार हो ही, गूगल तो है ही आपका साथी, है कि नहीं। कितना ताना मार रही है मैम, है ना। नहीं, वैसे गूगल सभी का साथी है, सिर्फ आपका नहीं, हमारा भी है, बट आगे जाके इससे फायदा नहीं होगा और कुछ नहीं। यस, 7th and 8th क्विकली वोट प्लीज। अरे साक्षी, इतना दिल पे ना लो, मैं ओवरऑल सभी को डांट रही हूँ, एक को पकड़ के नहीं डांटा है, ओवरऑल बल्क में डांटा है सबको, तो सभी को ताना लगा है, ये सिर्फ एक को पकड़ के नहीं बोला है, नथिंग पर्सनल टू एनीवन, ठीक है। एक ही वोट बस, सिर्फ कोमल का ही वोट होगा, मुझे लगता है, ये है कि नहीं। हे भगवान। अरे साक्षी, वेरी गुड, ओके, ग्रेट, इसलिए वो 2 नंबर दिखा रहा है मुझे अभी। हम्म, होगा होगा, आई नो। ओके, ओके, इसलिए ना मैंने ये पेन से ऐसा दिखाया था आपको, पूरा प्रोसेस करके। स्टार्टिंग में थे क्या लेक्चर के साक्षी, पेयरिंग, दैट इज सिनेप्सिस, देन क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, कोई बात नहीं। हम्म, सो लेट्स डिस्कस कि क्या होता है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि हमको अरेंज करना है इवेंट्स को मियोसिस 1 में, क्या सीक्वेंस है, सही वाला सीक्वेंस क्या है। एंड अगर आप ऑप्शंस देखते हो बच्चों, ये हमको दिखाता है प्रोफेज 1 के जो सब फेजेस है उनको। तो हमने क्या देखा था, सबसे पहला होने वाला है कंडेंसेशन, कौन से फेज में, लेप्टोटीन में। फिर होगा पेयरिंग, जिसको हम कहते हैं सिनेप्सिस, कौन से फेज में, जाइगो, तो जाइगो। देन पैकिटीनी में हो रहा था क्रॉसिंग ओवर, देन डिप्लोटीन में हो रहा था काइस्मा फॉर्मेशन, एंड बाद में हो रहा था टर्मिनलाइजेशन। सही है, ये जैसे मैंने याद रखा है आपको भी याद हो जाएगा। ये हाइलाइटिंग इवेंट से 5 सब फेजेस की प्रोफेज के। देन जैसे डाइकाइनेसिस खत्म हो रहा था, हमने क्या देखा कि इसके बाद जो नॉर्मल प्रोफेज करवाता है ना, न्यूक्लियोलस का निकल जाना, न्यूक्लियस का निकल जाना, ऑर्गेनल्स निकल जाते हैं, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन बनता है, ये भी होगा। एंड देन मेटाफेज में सेल आगे बढ़ेगा। ये मैंने सिखाते वक्त भी आपको अभी कुछ मिनट पहले भी सिखाया है। तो इसके हिसाब से जो करेक्ट सीक्वेंस होगा वो होगा, पहले ये आएगा, मतलब आई राइट इट एज लाइक दिस, 1 लिखूंगी मैं इसके जगह पे, दिस विल बी 1 2 3 and 4। सो सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस। यस, इसका नोट्स भेज दूंगी मैं बच्चे, ठीक है। एंड ये वाला क्वेश्चन क्यों नहीं आया आपको, बहुत लोगों ने फिर से गलत करा है। मैंने बहुत 2 से 3 से 4 बार रिपीट कर करके बताया था कि क्या सेपरेशन होता है, क्या नहीं होता है, वीडियो में भी दिखाया था, फिर भी आपने ये कर दिया, कैसा होगा फिर। many people have done anaphase 2, no people anaphase 2 नहीं है।
एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमैटिड स्प्लिट होंगी, सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, बट क्वेश्चन क्या पूछता है कि क्रोमैटिड्स को एसोसिएट रखना है, जुड़े रखना है, मतलब होमोलॉगस क्रोमोसोम को अलग करना है। तो जोड़ियां जो थी हमने तोड़ी थी एनाफेज 1 में, एंड बहनों को अलग किया था एनाफेज 2 में। ऐसे याद रखो ना जैसे मैं समझा रही हूँ, फिर आसानी से याद रह जाएगा, है ना। चलो ये लास्ट 2 क्वेश्चंस कर दो, मैं पोल नहीं भेज रही हूँ, आप ऐसे ही बता दो मुझे। अच्छा कोमल, सो जिसने भी गलत करा था आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया हो अब। आई एम नॉट सेंडिंग द पोल फॉर 9th and 10th, यू कैन टेल मी हियर ओनली कि क्या है इसका आंसर। 9th का बताओ। 9th का नंदिनी कह रही है ए, जो कि सिर्फ नंदिनी को पता है। हमारे यश जी कहाँ गए? लुबना, महक, ओवी। अरे ओवी ने एक भी आंसर नहीं करेगा, रुक जाओ रुक जाओ। ओवी शर्मा विल आंसर में 10th वाला क्वेश्चन। वंशिका, तनिषा, ओवी। ए किसका बता रहे हो आप? 10th का बता रहे हो, 9th का बता रहे हो? सामने लिखो ना कि मैम 10th का ए या 9th का बी या जो भी। 10th का ए नहीं है, सो 9th का ए इज द राइट आंसर। टेट्राड सही है। नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम तो है नहीं, सेवरल क्रोमैटिड्स कुछ नहीं होता है, होमोजाइगस भी कुछ नहीं होता है। सो मैनी पीपल 10th का डी भी है, 10th का माइटोसिस है। क्लीवेज मतलब जो एम्ब्रियो का डिवीजन होना है ना बच्चों, एम्ब्रियो का जो डिवीजन होता है, जिस पैटर्न से जिस हिसाब से डिवीजन होता है उसको कहेंगे हम क्लीवेज, ठीक है ना। तो एम्ब्रियो मैंने क्या कहा था, सिर्फ जर्म सेल्स में ही मियोसिस होगा, बाकी जो भी बॉडी के सेल्स में डिवीजन होना है वो माइटोसिस ही कराएगा। तो बी ऑप्शन सही जाना है। आपने ए माइटोसिस क्यों चुना? ए माइटोसिस इज सिंपली बाइनरी फिजन। अरे क्या लिख दिया हमने? बाइनरी फिजन कहाँ होता है, कौन से करते हैं? बाइनरी फिजन इज डन बाय योर बैक्टीरियाज। एंड क्लोज्ड माइटोसिस मतलब बच्चा, जब ऐसा अगर कुछ इनवर्टिब्रेट्स है मान लो, वो क्या करते हैं, सेल डिवीजन के दौरान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को नहीं तोड़ेंगे, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहेगा। व्हेन द न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्लोज रहता है, टूटेगा नहीं, एंड उसके अंदर ही जब डिवीजन चलेगा न्यूक्लियस का, उसको कहेगा क्लोज माइटोसिस। एंड मियोसिस तो आपको पता ही है। बाइवेलेंट या टेट्राड फॉर्मेशन हमने देखा था ना, जब होमोलॉगस पेयर्स जो एक साथ आई थी सिनेप्सिस के दौरान, जब वो एक साथ आई ना, पेयरिंग हुआ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का, तो ये दोनों बहनें हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ये दोनों भी बहनें हैं, और ये दोनों नॉन सिस्टर्स है, मतलब मान लो दूर के कजिन है, क्योंकि है तो दोनों भी होमोलॉगस ना। तो जब ये दोनों बहनें और ये दोनों बहनें साथ में आती है, इस वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बाइवेलेंट या टेट्राड। 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स, 1 2 3 एंड 4, ऐसा। सो आखिर में हम एक बार माइटोसिस एंड मियोसिस का अगर डिफरेंशिएशन देखते हैं, आई गेस सभी को अब तक तो पता ही है कि माइटोसिस सोमैटिक सेल में होगा, मियोसिस जर्म सेल्स में होगा। माइटोसिस सिर्फ एक ही डिवीजन में होता है, एक ही डिवीजन लगता है, बट मियोसिस लगता है 2 डिवीजन का। देन मियोसिस में कितनी सारी चीजें हैं, सिनेप्सिस होगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, क्रॉसिंग ओवर, ये सारा चीजें यहाँ पे नहीं होगा। सिंपल, जो मियोसिस में होगा वो माइटोसिस में नहीं होगा। एंड इक्वेशनल डिवीजन का पॉइंट लिख सकते हो कि कैसे इक्वेशनल डिवीजन होता है, यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन होता है, यहाँ पे 2 सेल्स मिलती है, यहाँ पे 4 सेल्स मिलती है। तो ये भी बहुत बार डेफिनेट क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। इसमें आप डायग्राम नहीं ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा, बट थ्योरी सही से लिखना, ठीक है ना। Shall I say that we conclude the chapter here with all the practice questions? Anybody having any doubt can stay back and ask. अगर डाउट नहीं है तो yes, I allow you to leave the class. ठीक है?